Hello everyone, welcome to Legal Affairs. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss All India Bar Examination 2021 previous year question paper. वैसे आप लोग जानते होंगे कि इस बार से बैरेक्ट केवल बैरेक्ट ही अलाउ है, बाकी जितने भी आपके नोट्स या बुक्स होंगे इस बार आप अलाउड नहीं है और इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपनी बैरेक्ट में कमांड तो बनाएं, साथ साथ आप रिवीजन भी करें, जो आपने नोट्स बनाए हैं आपको रिवाइज करें क्योंकि आपके पास अब एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लाया मैंने, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जो कि इसी बार यानी कि 24 जनवरी 2021 को जो पेपर हेल्ड हुआ था उसी के ही ये क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIBE के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। और आप समझे, आप गौर करें कि इनके जो ऑप्शंस होते हैं आपको ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कई बार में देखने में आया कि जो ऑप्शंस में जो देते हैं वो अगली बार उस ऑप्शन से ही रिलेटेड केसेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या उस केस का अगर नाम ऑप्शन में दिया है तो उससे रिलेटेड सेक्शंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको उसको पढ़ के जाना है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। पहला देखिए, सेक्शन नंबर 66A जो IT एक्ट का है उसको कौन से केस में या कौन से मामले में असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया गया था। द फर्स्ट इज श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, और शायद आपको पता होना चाहिए कि जो इस बार का जो 24 जन 2021 का जो सेट पेपर ए था उसमें ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि हालांकि इसको मतलब घुमाने की कोशिश की गई थी बट वो घुमा नहीं पाया एग्जामिनर। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 66A वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 66A जो है वो बेसिकली कि दैट इज़ रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। सो आप समझने का पूरा प्रयास करें, यानी कि सेक्शन 66A जो है वो ऑफेंसिव मैसेजेस जो कि आप ऑनलाइन या फिर जैसे कि किसी भी तरीके से जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह के द्वारा आप सेंड करने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो सेक्शन उसका पनिशमेंट के संबंध में बताता है। और इसके लिए जो पनिशमेंट इस बार देखिए पनिशमेंट पूछ सकते हैं, दैट इज़ 3 साल की पनिशमेंट इसकी है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ऑप्शंस भी आप ज़रूर देखें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ऑप्शंस जो हैं AIB की आदत है कि ऑप्शन से खेलता है, इसलिए आपको ऑप्शंस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज़ नॉट ए वर्कमैन, यानी कि एक टीचर जो होता है वो कर्मचारी या वर्कमैन नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कौन से मामले में ये कहा गया था? और इसका जो आंसर है एंड दैट इज सी, ए सुंदराम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। आपको बताते चलो ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अब जरूर 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 पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आप इसको लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके चले जाते हैं तो आप कट ऑफ आप बहुत आसानी से पार कर सकते हो। इसलिए मेरे आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर जरूर करके जाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत चाइल्ड सब जो है, चाइल्ड सब का जो डिफाइन किया होगा फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 में, उसके तहत एक चाइल्ड, चाइल्ड किसको कहा जाता है? इसका जो आंसर है डेट इज ए, यानी कि जिस बच्चे की उम्र अभी 15 वर्ष नहीं हुई कंप्लीट एंड दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड, उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के तहत यूनिसेटल मॉडल के जो लॉ रूल्स को उसका भाग नहीं माना जाएगा। तो ऐसा कौन सा केस था जो इससे रिलेटेड है? इसका आंसर है सी, दैट इज टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पिछली बार आया हुआ है दोस्तों, यूनिसेटल मॉडल के बारे में कई बार ये इन्होंने पूछा है, या कम से कम मैंने तो 3 या 4 बार देख लिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके जाएं बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सुलेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 74 के तहत आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में
अगर किसी को लिखित रूप दे दिया गया, यानी कि अगर उसको रिटर्न फॉर्म पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म दे दिया गया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि उसमें जो पार्टीज़ हैं उनके उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर होनी चाहिए, जो बहुत सही बात है। दूसरा है कि इसमें जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपने देखा होगा आजकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर वो आपके पास उस एग्रीमेंट के रिकॉर्ड भी हैं, डेट विल ऑल्सो एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें लेटर्स या टेलीग्राफ्स वगैरह जो भी हैं, इसमें टेलीकम्युनिकेशंस अगर आज के ज़माने में अगर आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया के थ्रू भी करते हैं, डेट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। और तीसरा इसमें कहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट के तहत कोई कोई पार्टी क्लेम करती है, दूसरा पार्टी जो है वो ये डिफेंस लेता है, और एक पार्टी इस एग्रीमेंट के तहत उस आरोप पर लगाती है, दूसरी उसको नकारती नहीं है, तो इसका माना जाएगा कि हाँ, कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से संबंधित मामले में ये चीज़ होनी चाहिए। बेसिकली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 95% की मैं बात करूँ, देखिए 95% केसेस में क्या होता है कि जो AIB के पेपर में ऑल ऑफ द एबोव जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी हद तक मतलब सही माने जाते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब बाकी की कोई गारंटी नहीं ले सकते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि ऑल ऑफ द एबोव इसका आंसर होता है। तो आप लोग इसलिए कृपया ध्यान से जाइए और ध्यान से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करके जाइए। अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करके चले गए, तो आप समझ लीजिए कि आप पासिंग मार्क्स 40 नंबर जो चाहिए होता है जनरल वालों को, 40 मार्क्स आप इजीली आप कट ऑफ पास कर पाओगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बदौलत। ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 की बात करते हैं। वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डिवाइंस फ्रॉम द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये कौन से सेक्शन में बताया गया? देखिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट की धारा नंबर ये 4 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताया गया है कि ए ने जानबूझकर और धोखाधड़ी के तरीके से बी को ये बताया है कि जो ज़मीन ए की है, जो ज़मीन उसके पास है बी के पास, वो ए से संबंधित है, और वो बी को ये मतलब उकसाता है कि वो ज़मीन को खरीदे और उसके लिए पैसे उसको भुगतान करें। बाद में वो प्रॉपर्टी ए जो होती है ए के द्वारा आपस करवा दी जाती है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि उसका उसमें टाइटल नहीं था। लेकिन भविष्य में किसी कारणवश अगर उसको वो टाइटल प्राप्त हो जाता है, प्रॉपर्टी का टाइटल प्राप्त हो जाता है, तब वो उसको डिनाई करने के लिए रोक दिया जाएगा। ये बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा नंबर 115 से रिलेटेड चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि जो धारा नंबर 115 है वो केवल सिविल केसेस में लागू होता है, क्रिमिनल केसेस में लागू नहीं होता। ठीक है। और 101 जो बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में है, और बाकी आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 ने कौन से एक्ट को रिपेल किया था? तो देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसके। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल कन्वेंशन एक्ट 1937 एंड फॉरेन अवार्ड फॉर रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961। तो इसका आंसर तीनों ही है। नेक्स्ट, आपको पता है सेक्शन 265 टू 265 एल तक, चैप्टर नंबर 21 ACRPC की बात कर रहा हूँ मैं। ये प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप जरूर इसको पढ़ के जाएं। अगर आप अगर आप समझने का प्रयास करें, अगर आप जितने भी इंडेक्स जो होते हैं, जितने भी बैरेक्टिकर इंडेक्स भी अगर आप थोड़ा आपको आइडिया है कि कौन से उसमें कौन सा है, अगर जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, तो आपको बेसिक अगर आइडिया भी तो आप पेपर को पास कर पाओगे। क्योंकि इसके ये जुडिशरी की तरह इतना खतरनाक वाला नहीं आता। बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि हाँ कि इसमें ये दिया गया, इसमें ये दिया गया। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आती, बट अगर आप थोड़ा बेसिक आइडिया आपके पास है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए धारा नंबर 110। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीआरपीसी के अगर मैं आपको बता रहा हूँ इंडेक्स अगर पढ़ के चले गए तो आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट, ये सीपीसी का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि XYZ नाम के 3 व्यक्ति है, उन्होंने ए को पैसे देने हैं 50,000 रुपये। एक्स और वाई ने पैसे देने के लिए मतलब उनके पास पैसे नहीं है या फिर वो इनकेपेबल घोषित कर दिए गए हैं, तो ए से वो जेड नामक व्यक्ति पैसे ले सकता है। तो ये बताया गया ये कौन से इसमें सेक्शन 43 पैरा नंबर ए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर उसको पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, यानी कि
एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी गुड्स को किसी दूसरे व्यक्ति को डिलीवर किया जाता है किसी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और जब वो पर्पस जिसके लिए वो दिया जाता है वो पूरा हो जाता है तो वो उसको यानी कि उस सामान को या उस माल को वापस उसको लौटा देता है। तो ये इसको इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेलमेंट। गारंटी का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति की गारंटी देते हैं ना। तो ये बेसिकली ये भी सब आप समझे ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वाला ये चैप्टर है। तो इसलिए आप ये देखिए, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। ये टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर आप पढ़ के जाएं, ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। अब कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसके बारे में आपको पता है कि भविष्य में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। दैट इज कॉन्टीजेंस गारंटी की मैंने आपको बता दिया। एजेंसी मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को के बिहाफ में कोई मामले को डील करता है, दैट इज। और उस प्रोसेस को यानी कि उस मालिक और उस मालिक के संबंध में जो एजेंट जो काम करता है उसी को एजेंसी बोलते हैं। अब बेसिकली इसको आप जरूर इसकी डेफिनेशन पढ़ के चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब सेक्शन में 14A जो IT सॉरी स्पेशल रिलीफ एक्ट की जो अमेंडमेंट हुआ सन 2018 वो किससे संबंधित है कि कोर्ट के पास पावर होती है टू इंगेज एन एक्सपर्ट। तो इसका आंसर ए। तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। पार्लियामेंट में बाई लॉ स्टेब्लिश एक देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है बी 323A। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत एडवोकेट यानी जितने भी वकील होते हैं उनके आचरण को यानी उनके कंडक्ट को, या फिर उनके एडवोकेट्स यानी उनके जो आचरण होते हैं, या फिर उनके जो शिष्टाचार होते हैं, शिष्टाचार बोलते हैं उनको, स्टैंडर्ड यानी उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम बेसिकली एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत दिया गया है। और ये कौन से सेक्शन के तहत है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ बी 71B ऑफ द एडवोकेट एक्ट। आप एडवोकेट एक्ट के जो बेयर एक्ट होती है उसको जरूर लेके जाएं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, 4 से 5, इस बार तो 3 से 4 क्वेश्चन है, बट इतने इतने बेसिकली आ जाते हैं। और कभी कभी इनके जो एडवोकेट एक्ट के रूल्स जो बुक्स होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एडवोकेट एक्ट के रूल बुक होती है दैट इज़, उसको भी आप लेके जाएं, क्योंकि इस बार तो नहीं लेकिन पिछले से पिछले बार जो था, यानी कि सन 2018-19 की बात कर रहा हूँ, उसमें रूल से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, इसलिए आप जरूर उसको पढ़ के जाएं। एडवोकेट एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 49 एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक रूल्स। देखिए देखिए अधिकतम केसेस में इसका आंसर मैं आपको बताया था ऑल ऑफ द अबव होगा। उनके पास क्या होता है कि बार काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं इसको डिस्क्वालीफाई करने या इसको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस संबंध में बता सकते हैं। किसी पर्सन्स को क्लास कैटेगरी में मतलब उसको इनरोल करने के लिए किसी व्यक्ति को क्लास कैटेगरी में बांट सकते हैं, या फिर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उनके लीगल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। दैट इज़, ये तो आप क्वाइट ईजी है, आप तो इतना तो बता ही सकते हो, पढ़े होगा उसमें। अब बात करते हैं 17 की। देखिए किसी भी वैलिड एडॉप्शन यानी कि किसी भी अगर किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसकी क्या क्या पूर्व शर्तें होती हैं, तो इसमें बताया गया है। सबसे पहले नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ अ कैपेसिटी, यानी कि तब तक जो यानी कि गोद जब तक या किसी व्यक्ति को अडॉप्ट किया जाता है तब तक ये वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको अडॉप्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसकी क्षमता नहीं होती है, या उसके पास इस प्रकार के अधिकार हैं, या फिर द पर्सन गिविंग एडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। या तो सबसे पहले सिंपल इसमें जो बातें लिखी गई हैं कि अगर यानी कि वैलिड एडॉप्शन होने के लिए कौन कौन सी पूर्व शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि उस व्यक्ति को अडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को यानी जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है उसके अंदर उसको उसको गोद लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, जो व्यक्ति गोद दे रहा है उसको देने की क्षमता होनी चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। ये कंडीशंस होते हैं, तो आप जब उसको पढ़ के जाइए तो ये कौन से सेक्शन में, डेट इज सेक्शन नंबर 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बैरेक्ट से जरूर लेके जाइए, काफ़ी क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स सन मैरिज एक्ट सन 2019 के तहत अगर कोई भी पति अपनी मुस्लिम पत्नी को 3 बार तलाक बोलता है तो, या कि लिखित फॉर्म पे या स्पोकन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे, तो इसमें कौन कौन से होंगे। मैंने आपको बताया कि देखिए मैक्सिमम केसेस का आंसर डी है, यानी कि वो शून्य होगा या फिर संज्ञा अपराध होगा, और साथ ही साथ कंपाउंडेबल होगा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट
सन 2005 के तहत मैंने आपको बता दिया। देखिए इसका आंसर बेसिकली डी होगा, ठीक है ना। तो सन 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया था हिंदू सेक्शन एक्ट के तहत, इसमें क्या था कि जो जो कॉर्पोरेशनल राइट्स जो होते हैं, यानी कि से अधिकार जो राइट्स होते हैं लड़कों के लड़कियों के बराबरी उनको मिल गया था। आपको पता होना चाहिए लड़कियों को सन 2005 में अमेंडमेंट के तहत ही पुरुषों के समान ही पैतृक संपत्ति में, यानी कि जो कि हमारे पूर्वज की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें बराबर का अधिकार मिल गया था, ठीक है उनको। उसके साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि इनहेरिटेंस ऑफ द सेल्फ एक्वायर्ड एग्रीकल्चर लैंड फॉर आर डिकेज हस्बैंड, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तो वो अपनी पति के बिहाफ में एग्रीकल्चर लैंड को ले सकती है इनहेरिटेंस के आधार पर। तो ये तीनों इसके बिल्कुल सही जवाब है। सेक्शन नंबर 25 जो हिंदू मैरिज एक्ट जो है किस चीज़ के बारे में बताता है, एंड दैट इज परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। ये तो आपको पता होना चाहिए, कई बार आपने कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ तो आपने देखा क्योंकि आप फाइल करते हो उसको। हाँ, इसीलिए तो आज बेसिकली आज मैंने इतना रखा था। मैं आपको बेसिकली ये बताने के लिए मैंने ये इसको पेपर सेट मैंने दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करके चले गए तो यू कैन ईजिली, मैं आपको बता रहा हूँ ईजिली आप क्वालिफाई कर दोगे 40 नंबर मार्क्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वो हवाबाजी में जाते हैं, सोचते हैं कि डायरेक्ट से कर लेंगे। अगर जब आप 3 घंटे आपको अगर मजाक लग रहा है, 3 घंटे में आप क्वेश्चन पेपर से आप एक सवाल भी ला नहीं सकते अगर आपकी अगर तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप किताब खोल के ढूंढते रह जाओगे आप। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप किताब पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए मेरा हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाएं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के जाएं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे कम से कम आपको ये चीज़ नहीं हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पेपर को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना है। लास्ट में बुक्स खोलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं पहले से किताब खोल करके महारत बनने की कोशिश करते हैं, महारथी। इसीलिए मेरा आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। ये आपको एग्जाम में आपको आसानी से पास करवा देगा। तो आज का लेक्चर बेसिकली यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, आप लोग ने अपना बहुत प्रीसियस समय मुझे दिया। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका इस बार 24 मार्च को AIB का एग्ज़ाम है। थैंक यू वेरी मच।